सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो। चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। तो आपने सुना, ये नाम है ज्ञानेश कुमार, सबको पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता, कुछ ऐसे भी मासूम लोग हो सकता है देश में हो, उन्हें बता दें कि ये हमारे हिंदुस्तान के जो चुनाव आयोग है उसके मुखिया हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इन्हीं के मजबूत कंधों पर जिम्मेदारी है देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की। और फिलहाल ये साहब और ये पूरा जो इंस्टीट्यूशन है चुनाव आयोग, वो घिरी हुई है पार्टीजन को लेकर, पक्षपात के आरोपों को लेकर कि ये सत्ता पक्ष का एक टूल बन गई है, कठपुतली बन गई है, ये आरोप इन पर है। जिसके बारे में आज चुनाव आयोग ने अभूतपूर्व तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने नाम किसी का नहीं लिया, पर सारी की सारी बातें राहुल गांधी को लेकर के थी, लीडर ऑफ ओपोजिशन को लेकर थी, जो उन्होंने आरोप लगाए थे उसके बारे में थी। और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पाक साफ है, कोई भी एक भी बात जो है विपक्ष की उसमें दम नहीं है, निराधार है, माफी मांगे। आपने सुना, और अभी आपको हम आगे सुनवाएंगे विस्तार से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मामला है, दूसरा पूरे देश में एक मुद्दा ये इतना बड़ा बन गया है, विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया। आज से ही जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसके टाइमिंग को लेकर भी पूरे मीडिया और पॉलिटिकल सर्किल में एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि जिस वक्त अपोजिशन की बिहार में सासाराम से उनकी वोटर अधिकार यात्रा आज से शुरू हुई है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम इंडिया ब्लॉक के जो लोग हैं बिहार में, वो लोग 1100-1200 किलोमीटर की एक यात्रा है उनकी। तो उन्होंने इस बड़ा मुद्दे के तौर पे इसको खड़ा किया है। और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप जानते हैं, जो तमाम सवाल इस वक्त देश के सामने हैं उसे आप जानते हैं, और उसको, उन सवालों को, उन आरोपों को, वो जो पूरा का पूरा कन्फ्यूजन था, जो एक पूरे प्रेजेंटेशन के तौर पे राहुल गांधी ने, एलओपी ने रखा देश के सामने, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार है इस वक्त, हुकूमत जिसकी चल रही है, उसके भी एक प्रभावशाली मंत्री अनुराग ठाकुर ने उसी तरह की शैली में, उससे भी आगे जाकर 6 लोकसभा क्षेत्र, जिसमें रायबरेली, जिसमें वायनाड, जिसमें दूसरे, मतलब जहां कांग्रेस जीती है, उसमें बड़े पैमाने की वोटर लिस्ट की उसी तरह की गड़बड़ियों का उन्होंने डेटा सामने रखा, मतलब काउंटर एक तरीके से उन्होंने दावा किया। अब आज जो ये बोले हैं राजीव कुमार, इस बीच में चुनाव आयोग की भत पिट चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो बातें ये कह रहे हैं, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप सुनिएगा और खुद ही फैसला कीजिएगा, क्योंकि हम किसी रिटोरिक का पार्ट ना बनकर निष्पक्ष रहना चाहते हैं और आपके सामने वो पूरे फैक्ट्स रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके आलोक में, जिसके प्रकाश में आप ये तय करिए कि क्या चुनाव आयोग जो कह रहा है, जो उसके मुखिया जिस तरीके से एक धार लाने की, जिस तरीके से एक प्रभाव पैदा करने की बात कर रहे हैं, उसमें कितना दम है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दे दी है और उसने बोल दिया कि आधार के मामले में आपकी पोजीशन गलत है। ये राजीव कुमार जी अभी भी कई मामलों में संविधान के प्रावधानों की बात कर रहे हैं, प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, वोटर के नई नई डेटा शेयर करने, मशीन रीडेबल, और जो दूसरा एक मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है कि मशीन रीडेबल और एपिक, यानी वोटर कार्ड में जो वोटर संख्या होती है वोटर की, उससे सर्च करने को। तो जितने भी इससे जुड़े मुद्दे, एक नज़र पहले ज़रा डाल लीजिए राजीव कुमार की, जो हमने कोशिश की है कि वो पूरी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम चंक्स में करके, छोटा करके, कंसाइज करके, जो मुख्य बातें हैं वो आप तक पहुंचाएं। इस बीच में जाहिर है कि अपोजिशन जो है, मतलब कांग्रेस, उसके जो दिग्गज नेता हैं, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा एक ढोंग करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई आप अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं भेज रहे हैं। अब ये बायस तो जायज़ दिखता है, इसमें तो कोई है नहीं, आप खुद भी समझ सकते हैं भाई, आप लेवल प्लेइंग फील्ड तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए ना। तो एक बार नज़र डालिए, मतदाता सूची में अगर 2 जगह नाम हो तो वोट चोरी कैसे नहीं हो सकती।
वोट तो एक मतदाता एक ही बार डाल सकता है, और इसीलिए हमने कहा था कि चूंकि इस तरह की पीपीटीज बनाई जाएं जिसमें कि चुनाव आयोग के डेटा को गलत तरीके से एनालाइज किया जाए और उसके जरिए यह कहा जाए कि चूंकि मतदाता सूची में यह नाम है इसीलिए मतदान गलत हुआ। मतदाता सूची और मतदान दो अलग विषय हैं। किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 हैं, इसीलिए वो फर्जी है। अगले दिन कई सारे मतदाता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो यहां रहते हैं। हर पंचायत और हर म्यूनिसिपैलिटी में जरूरी नहीं है कि आपका घर होते हुए भी उसको घर का नंबर दिया गया। तो चुनाव आयोग जो कि एक एक मतदाता को ढूंढ कर उसका वोट डलवाता है, कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है, और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर यह कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं लिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरे? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा, और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। साथ में हम आपको जो कांग्रेस की डिजिटल विंग की चेयरपर्सन है सुप्रिया श्रीनेत, उनका भी जो पक्ष है जो कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि उनके तमाम पवन खेड़ा, जयराम रमेश, स्वाभाविक तौर पे जब इतना बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया, पूरी यात्रा ही निकल रही है, तो स्वाभाविक तौर पे उनके पास वजह है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी उन्होंने जो आपत्तियां रखी है सामने, उनको भी जानना जरूरी है। ज्ञानेश कुमार जी, आप इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। क्या लाज, शर्म, मर्यादा पूरी तरह से खत्म हो गई है? आप एक तो वोट चोरी कर रहे हैं और उसके बाद सीना चोरी कर रहे हैं। आप कितनी भद पिटवाइएगा अपनी और एक संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग की, जो कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदार है। खैर, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपकी और भद पिट गई। कुछ चीजों का जिक्र पहले करते हैं। पहले चीज का जिक्र है, आपके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। आपसे सवाल पूछा गया महाराष्ट्र में टोटल वोट वहां की अडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा कैसे है, कोई जवाब नहीं। SIR कितनी हड़बड़ी क्या थी बिहार में, कोई जवाब नहीं। 60% बिहार बाढ़ से ग्रस्त है, इतना जरूरी क्यों था SIR कराना, कोई जवाब नहीं। एक ही पते पर इतने लोग कैसे हैं, कोई जवाब नहीं। फिर आते हैं आपके कुतर्कों पर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके कुतर्कों पर सिर पीटा जाए या हंसा जाए। आपका एक जबरदस्त कुतर्क, आपको सवाल पूछा गया कि वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे सकते हैं, आप महिलाओं के पीछे छिप गए। आपने कहा हमारी माँ बहनों की प्राइवेसी का हनन होगा। अच्छा, बूथ में लगी लाइन में औरतों की जो पिक्चर या वीडियो है उससे प्राइवेसी का हनन कैसे होगा? ये वीडियो तो टीवी दिखाता है, अखबारों में छपती है ये तस्वीरें।
और ये प्रिवेसी कहाँ जाती है जब हमारी मुस्लिम बहनों के नकाब उठा उठा के आपके पुलिसकर्मी और भ्रष्ट अधिकारी देखना चाहते हैं वोट के दिन, तो महिलाओं के पीछे मत छुपिए। दूसरा आपसे सवाल पूछा गया कि शून्य मकान कहाँ से आते हैं। आपने कहा जो लोग कहीं काम करके रात को सड़क पे सोने आते हैं उनके घर शून्य लिखे जाते हैं। अच्छा, हमें तो नहीं पता था आप रत जगह करा के लोगों को ठेल ठेल के उठाकर वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं। और कहाँ गए मोदी जी के इतने सारे जो आवास बनाने वाले थे। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है, लोगों के अगर ऐसे ही सड़कों पे सोने वाले लोग हैं तो इनके नाम के आगे इना मीना माइना मो क्यों लिखा जा रहा है, पिता के नाम के आगे IGFJK क्यों लिखा जा रहा है। खैर, तीसरा सवाल आपसे पूछा गया कि आप डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे सकते। आपने कहा ये निजता का हनन है। जी नहीं, इससे आपकी पोल और खुलेगी, आपकी कलई और खुलेगी। आप डरते हैं इसलिए नहीं दे सकते। चौथा सवाल आपसे पूछा गया कि एक ही पते पर या एक व्यक्ति के इतने वोट कैसे। आपने कहा एक व्यक्ति के एक जैसे नाम बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें क्या बुरी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक ही नाम के लोगों के पिता के भी नाम एक हो, पति के भी नाम एक हो, घर का भी एड्रेस एक हो, ये बात तो गले के नीचे नहीं उतरती है। आपसे एक और बात पूछी गई, पांचवी बात, कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने सबूत दिया, आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे। आपने पलट के कहा या तो वो हलफनामा दे या माफी मांगे। अच्छा, अनुराग ठाकुर जी से आप हलफनामा कब लीजिएगा। और नेता प्रतिपक्ष ने आपको सबूत दिए हैं, थोड़ी सी भी लेशमात्र थोड़ी गरिमा बची है तो अपनी त्रुटि सुधारिए। एक बड़ी बात कही गई, पूछा गया चुनाव आयोग वोट में हेरा फेरी क्यों कर रहा है। आपने पलट के कहा वोट चोरी और चुनाव आयोग से सवाल पूछना संविधान का अपमान है। जी नहीं, जो दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या वोट चोरी करके आप कर रहे हैं वो संविधान की हत्या, और वो हम होने नहीं देंगे। तो कुछ चीजें साफ है, ना आपके पास जवाब है और कुतर्कों की एक लंबी लिस्ट है। आप अपनी नाकामी का ठीकरा राजनीतिक दलों पर तोड़ने पर आमादा है कि उन्होंने कंप्लेन नहीं करी इसलिए ऐसी लिस्ट बन गई। अरे लिस्ट बनाना आपकी जिम्मेदारी है, निष्पक्ष चुनाव कराना आपकी जिम्मेदारी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो आपकी जिम्मेदारी है। आप कोई सरकारी खर्चे पर मौज मस्ती करने के लिए, झुनझुना बजाने के लिए, सरकार के चरण वंदन के लिए थोड़ी बैठे हैं। आज एक चीज लेकिन साफ हो गई कि मोदी जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्तों के चयन से क्यों हटाया था, क्योंकि अगर नहीं हटाते तो उनको ऐसी मनमर्जी कठपुतलियां कैसे मिलती। राहुल गांधी ने सबूत के सहित आपके सामने तथ्य रखे हैं, आपके पास एक भी तथ्य का जवाब नहीं है, कुतर्क है और ज्यादा से ज्यादा तरीके से आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जैसे साउंड कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सबसे मजबूत और ताकतवर हथियार होता है, उसके साथ खिलवाड़ मत करिए। आपको इस देश के कानून का सामना करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश अपने वोट के अधिकार के साथ वो खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता जो आप लोग करने पर आमादा है। ज्ञानेश कुमार जी ने, चुनाव आयुक्त ने तो पूरा ठीकरा फोड़ दिया है BLAs पर, बूथ लेवल एजेंट्स, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर होते हैं। वो जिलाध्यक्ष को कह रहे हैं कि वो अपॉइंट करता है। अब उसकी संख्या भी उन्होंने बताई है, तो जाहिर है कि इसमें जो बात योगेंद्र यादव या दूसरे एक्सपर्ट कह रहे थे कि उसमें भी जो लीवरेज है, यानी कि जो उसमें एक तरह से एडवांटेज की स्थिति है, वो सत्ताधारी दल की होती है या उनकी है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी की और भाजपा की मिलीजुली सरकार है और उन्हीं के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अमला है कि बड़ी संख्या में उनके बूथ लेवल एजेंट बने हुए हैं। और जो अपोजिशन की पार्टी है वो उतने रिसोर्सफुल नहीं है। अब इसमें जो छोटे दल हैं, जो मान लीजिए 2 ही जिलों में लड़ रहे हैं या 1 ही जिलों में लड़ रहे हैं, निर्दलीय होंगे, तो उसका तो स्टेक ही नहीं है कोई, क्योंकि ये तो ये कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी जितनी थी उतनी ही, हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है। क्योंकि जो प्रणाली बनी हुई है उस प्रणाली के हिसाब से उन्होंने पूरा बताया है कि कैसे प्रक्रिया होती है, क्यों SIR हुआ है, क्यों 20 साल बाद करने की जरूरत पड़ी। 22 लाख वाली बात को भी उन्होंने बताया कि 22 लाख मृतक जो हैं वो 2003 से लेके 2022 के 2025 के बीच के हैं, इसलिए उनकी संख्या 22 लाख है। बाकी समरी रिवीजन तो हर साल होता है। तो अब ये सारे मुद्दे तो न्यायालय के समक्ष हैं ही। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मुख्य बात थी, मोटी बात जो नज़र आती है कि चुनाव आयोग को जो ये कह भी रहा है विपक्ष कि ये जो जब मामला अदालत में ऑलरेडी चल रहा है, प्लस आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल वो हैं, तो आप या तो अपनी कार्रवाई से जवाब दें। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं, देश के सामने के काउंटर नैरेटिव बनाने की बात कर रहे हैं कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो आंकड़े दीजिए ना कि इससे पहले कितनी मिली। अब जो संवाददाताओं ने, पत्रकारों ने कुछ बातें पूछी है, वैसे कि किसी ज़्यादा पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई कि अनुराग ठाकुर का नाम लेके पूछे। एक किसी ने बात की, प्रंजोय कुमार ठाकुरता ने जरा थोड़े से उसमें बात की, एक मीडिया का जो तेवर होता है बात करने का या सवाल पूछने का, बाकियों ने सवाल पूछे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सवाल नहीं पूछे, लेकिन उनके जवाब क्या मिले? वो जवाब वैसे ही मिले
कि समस्या वहीं की वहीं है, कोई फैक्चुअल उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। भाई बाकी तो आप सुप्रीम कोर्ट में कह ही रहे हैं कि जो प्रक्रिया को, और वहाँ से आपको मिल ही गया कि आधार आपको देना पड़ेगा, जो आपके अंडरस्टैंडिंग ये थी कि नहीं हमें जरूरत नहीं है देने की, कानून नहीं है, ये आपका ऑफिशियल स्टैंड है कोर्ट में, ठीक है। और आप छुपा रहे हैं उस बात को, आप कह रहे हैं कि ये तो BLA के उस पर है, अगर कोई खामी है तो। अभी तो ये सिर्फ ड्राफ्ट सूची है, 15 दिन अभी बचे हैं, अभी तो ठीक है, अच्छी बात है, एकेडमिकली बहुत अच्छी बात है, लेकिन चुनाव आयोग की जो अपनी भूमिका है, जो अपना दायित्व है, उसको आप कैसे पास ऑन कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि इस प्रणाली की वजह से ये दोष है, ये त्रुटियां जो सामने आ रही हैं, ये जो भूल सामने आ रही हैं, जो जिसका इशारा राहुल गांधी LOP कर रहे हैं, और फिर अब सत्ता दल के लोगों ने भी उस बात को इशारा किया कि इतने बड़े पैमाने पर फर्जी वोट बने हुए हैं। हालांकि ये कह रहे हैं भाई साहब कि फर्जी वोट अगर बने भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा जगह डाल पाएगा। अब ये अभी कितना व्यवहार में सही है, कितना उचित है, ये तो आने वाले वक्त में तफ्तीश जब होगी तब इसका पता चलेगा। आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हरियाणा में अभी क्या हुआ, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, वो आपकी जानकारी में होना चाहिए। पानीपत में पंचायत चुनाव में जो हुआ, EVM था, उसके बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर की चूक हुई, बूथ पे काउंटिंग में गड़बड़ी हुई, एक व्यक्ति उम्मीदवार जो था वो विजयी घोषित कर दिया गया। उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, जो DC होते हैं, उन्हें लगा कि नहीं, उन्होंने स्यूमोटो उसकी रिकाउंटिंग का वो दिया, आदेश दिया, रिकाउंटिंग हुई, रिकाउंटिंग में, और उसकी वजह थी उनके पास किसी बूथ में कुछ गड़बड़ी थी, गिनती में गड़बड़ी थी दूसरी, तो उस पर रिकाउंटिंग के बाद दूसरा उम्मीदवार जो है वो विजयी पाया गया। तो अब ये जिसका पहले घोषणा हुई थी, ये साहब चले गए क्या नाम है, अदालत में। ये पहले ट्रिब्यूनल में गए, इलेक्शन पिटीशन डाली, फिर हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो एक बार डिक्लेयर हो चुका उसके बाद आप दूसरे को नहीं कर सकते, इसलिए रिकाउंटिंग का वो नहीं होगा। उन्होंने खारिज कर दिया कि रिकाउंटिंग नहीं होगी। अब ये मामला वहाँ से पहुँचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसकी मेरिट देखी तो उन्होंने अपने रजिस्ट्रार को नियुक्त किया, और केवल उस बूथ की नहीं, जितनी भी EVM थी उन मशीनों को मंगाया गया और पूरी रिकाउंटिंग हुई। रिकाउंटिंग के बाद 51 वोट ज़्यादा निकले, और 51 वोट ज़्यादा निकले उस उम्मीदवार के पक्ष में जो वास्तविक विजयी था, यानी जिसको वोट ना काउंट करना, मतलब दोबारा रिकाउंटिंग के लिए वंचित कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, रिकाउंटिंग नहीं होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सेटिसाइड किया। अब गांव ने, पंचायत में उन वोटर्स ने वोट दिया दूसरे आदमी के पक्ष में, लेकिन वहां रिटर्निंग ऑफिसर की एक बूथ पे उसकी जो भी आप कहिए मानवीय, उसको ह्यूमन एरर ही अभी कहना होगा, उस ह्यूमन एरर के पीछे क्या वजह थी, क्या वो अनिल मसीह टाइप का कोई मामला था, ये अभी स्पष्ट नहीं है, तो हम उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मानवीय त्रुटि तो थी, जाने में थी या अनजाने में थी, जो भी कारण थी, स्टुपिडिटी वगैरह तक का उसमें जिक्र किया गया ऑर्डर में, उसकी वजह से वो तो बदल गया। तो उन मतदाताओं के साथ भी छल हुआ, उस उम्मीदवार के साथ भी छल हुआ। 2022 का ये मामला है, 25 में जाके अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, ये रहेंगे पंचायत के अध्यक्ष, ठीक है, ये प्रधान रहेंगे। तो आप सोचिए, वो जो पूरा नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? पॉलिटिकल मैंडेट का, वहाँ जो फैसले लिए गए, जो फंड डिस्पर्स हुए, तो ये अगर हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण गवर्नेंस की इकाई है, लोकल बॉडीज, वहाँ यदि है तो आप सोचिए लाखों पंचायतों की क्या हालत है। तो ये अगर ज़मीनी हकीकत है तो आप समझिए कि आप BLA और BLO, जिसके मीडिया ने बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन, मीडिया ने खुलासे किए हैं, एक्सपोजे किए हैं, जिन पर FIR वगैरह भी चुनाव आयोग ने कराई है, ठीक है, उसका जिक्र कहीं नहीं हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या ये सारे ही गलत हैं, क्या कोई गड़बड़ियां नहीं मिली। जो बात मैं पहले कहते कहते रह गया था कि 1-2 पत्रकारों ने अखिलेश यादव की पार्टी और बीजू जनता दल के, इन लोगों ने 18,000 के करीब, कुछ आंकड़ा दिया गया कि 18,000 के करीब उन्होंने मामले चुनाव आयोग के पास दर्ज कराए, और बीजू जनता दल ने भी कराए, लेकिन उस पर कोई स्पष्टीकरण, खुलासा नहीं हुआ। सिर्फ ये एक लाइन में उन्होंने कह दिया, राजीव कुमार ने, कि वो गलत थे, कोई एफिडेविट नहीं मिले। तो यानी कि किसी ने आज तक ओथ लेकर के इनके पास वही नहीं किया। तो सुनिए, समझिए और खुद अपनी राय बनाइए। तो इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय से आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? जो आपने बात सुनी ज्ञानेश कुमार जी की, या जो आपने तर्क सुने विपक्ष के और सत्ता पक्ष के, वो भी बोल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने भी दिल्ली में द्वारिका के पास वो एक सड़क का जो काम हुआ है उसका उद्घाटन करने गए थे, वहाँ भी उन्होंने इशारों में बात कही है। तो अटैक तो उनके हो रहे हैं, और बाकी भारतीय जनता पार्टी तो अब कह ही रही है कि देखिए चुनाव आयोग ने बिल्कुल सटीक जवाब दे दिया है, क्या तेवर हैं, और सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। बाकी
जो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है उसमें मंगलवार को होनी है सुनवाई, और उसके बाद उसका फाइनल आएगा कि एसआईआर का इनके पास कानूनी अधिकार है या नहीं है, इन्होंने उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया है कि नहीं किया, क्योंकि ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं बाढ़ और उस सबको लेकर के। तो अल्टीमेटली आप अपनी ओपिनियन, आपकी क्या ओपिनियन है वो आप बताएं, क्योंकि ये मुद्दा तो वोटर यानी नागरिकों से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।